षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठी आ रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। बहन बेटियों को इसमें क्यों ला रहे हैं? हर चीज में बहन बेटी को क्यों लाते हैं? जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर उस गंभीर संकट पर जिसे लेकर पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान कर दिया है। देश की अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो 140 करोड़ की आबादी, लेकिन क्या इसी डेमोग्राफिक साइज को लेकर कोई साजिश रची जा रही? पीएम मोदी ने खुद अलार्म बजाया। देश के भीतर जिस तरह से एक साजिश के तहत यह सब हो रहा है उसको लेकर यह बात किसी से छुपी नहीं है कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा है। जब भी इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो विपक्ष भड़क जाता है, कहता है कि एक वर्ग के खिलाफ मुहिम चला जा रही है। जबकि सच यह है कि पिछले कई दशकों से घुसपैठियों के मुद्दे पर संसद में सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन एक्शन क्या हुआ? एक्शन तो कभी नहीं हुआ। जब मोदी सरकार इन घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव चलाने की बात कहती है तो विपक्षी खेमे और उसके इकोसिस्टम में आय तौबा मच जाती है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे देश के कई राज्यों और जिलों में बदलती डेमोग्राफी ने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कल तक जो चेहरे घुसपैठियों की समस्या पर आवाज उठाते थे, अब वही वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में खामोश बैठ गए। एक रिसर्च तो और भी गंभीर इशारा कर रही है कि 120 साल बाद भारत में हिंदू आबादी के अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है। तो क्या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? और क्या इसलिए मोदी की डेमोग्राफी चेंज पर चिंता और एक्शन पर विपक्ष छाती पीटना शुरू कर देता है? आज की एक्स्ट्रा क्लास इसी बात पर, बदलती डेमोग्राफी के बजते अलार्म और इस पर विपक्षी राजनीति के वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स की बात करूंगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने देश की एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा क्या किया, एक्शन और मिशन की बात क्या कही। वोट बैंक वाले खेमे में बैठे बेचैन चेहरों की आंखों में नई चमक आ गई जैसे। लेकिन कड़वा सच ये है कि देश की बदलती डेमोग्राफी का किस्सा वही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्योंकि घुसपैठियों की वजह से जो सबसे बड़ा संकट है वो देश के भीतर की मूल आबादी की हस्ती पर ही है। जो आंकड़े हैं उसकी बात करेंगे, पहले जरा सुनिए तसल्ली से कि बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों पर ऐसा क्या कह दिया पीएम मोदी ने जो विपक्ष को छन्न से लगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए
भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। घुसपैठिए सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के कई शांत देश इन्हीं घुसपैठियों की वजह से अब अशांत हो चुके हैं, तो कुछ अशांति की राह पर है। जो सबसे खतरनाक है वो है इन घुसपैठियों की वजह से इन देशों के भीतर बढ़ता गहरा असुरक्षित माहौल, सामाजिक, आर्थिक और कानून व्यवस्था की चुनौती। इसलिए सवाल है कि क्या देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी वोट बैंक की नजर से देखा जाएगा? क्या देश के भीतर रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन की बात करना गुनाह है? क्या देश की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताना गलत बात है? दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति के वोट बैंक वाले चैप्टर में ऐसे मुद्दों पर गहरी असहिष्णुता, अधीरता और अवसरवादिता के सूत्र हैं, जिनको फिर से मजहबी लाइन पर साध लिया जाता है या फिर डेमोग्राफी चेंज के गंभीर मुद्दे को दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। अब सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। घुसपैठी आ रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। बहन बेटियों को इसमें क्यों ला रहे हैं? हर चीज में बहन बेटी को क्यों लाते हैं? किसी पर भी कोई प्रहार करे व्यक्ति बाहर से आकर, उसका हमको उसके सामने खड़े होकर हमें उसका जवाब देना है। लेकिन घुसपैठी हैं, अगर हैं, आ रहे हैं, तो कौन उनको आने दे रहा है? आज सुरक्षा किसके हाथ में है? घुसपैठ हो रहा है तो साजिश का पर्दाफाश करिए। इंटेलिजेंस आपका, हाई पावर कमेटी आपके पास है? सरकार आप चला रहे हैं, किसको कह रहे हो? जो चीजें करना उसको कहना कहाँ है? सवाल यह है कि देश के भीतर घुसपैठिए क्या मोदी राज में ही आए? जवाब है कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनकी आमद देश के भीतर 2014 से पहले खूब हुई। तब भी बीजेपी के अलावा कुछ और चेहरे थे जिन्होंने घुसपैठियों को लेकर संसद तक में सवाल उठाए थे। 2005 में लोकसभा के भीतर ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों की इसी समस्या पर बात करना चाहती थी। Sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Yes. Sir, I want to know from you, sir, the infiltration of Bengal. It has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir. It's a very serious matter, and when this matter will be discussed. आज ममता बनर्जी के सुर बदल चुके हैं। कल तक जो ममता बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर आंदोलित होते स्पीकर पर पेपर उछाल देती थी, क्या आज घुसपैठियों के मुद्दों को कई तहों में दबा देना चाहती हैं? बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। अगर आज देश की सरकार इन घुसपैठियों पर हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन
चलाने जा रही है तो विरोध के सुर क्यों हैं? और खासकर उनके जो वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली सिद्ध सियासत के लिए जाने जाते हैं। कहीं विपक्ष की बेचैनी और खिसियाहट का कोई कनेक्शन वोट बैंक से तो नहीं? करीब 1 साल पहले असम में बदलती डेमोग्राफी को लेकर वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी खतरे की घंटी बजाई थी। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि बदलती डेमोग्राफी से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए बजती खतरे की घंटी का है। आप देखिए कि 2011 तक असम में 9 जिले बारपेटा, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोगाईगांव, धुबरी, हैलाकांडी और गोलपारा बतौर मुस्लिम बाहुल्य बन चुके थे। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 80% मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुबरी जिले में मुस्लिम जनसंख्या करीब 80% है, जबकि बरपेटा में करीब 71%, दारंग और हैलाकांडी में भी 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 9 जिलों के अलावा कामरूप, कछार और नलबाड़ी में भी मुसलमानों की आबादी करीब 40% आंकी गई है। मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा का है। सवाल तब गंभीर हो जाता है जब दिल्ली, यूपी और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में धर्मांतरण गैंग, उनके आतंकी माइंडसेट और पाकिस्तानी आतंकी गुटों से उनके संबंधों का खुलासा होता है। आप सोचिए जरा, ये तब हो रहा है जब देश के भीतर एक ऐसी सरकार है जो वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की राजनीति नहीं करती। अगर कथित लिबरल इकोसिस्टम और वोट बैंक अपीजमेंट वाली सरकारें होती तो क्या ही हो रहा होता। वैसे देश में इन सरकारों के दौर में आतंकियों पर से केस वापस लेने और भगवा आतंक के झूठे नैरेटिव को बनाए जाते हुए देश ने देखा है। क्या यही वजह है कि जैसे ही पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की बात की, विपक्ष इसे वोट बैंक वाली लाइन से जोड़ने लग गया? अभी पिछले 14 अगस्त को ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑन सोशल साइंसेज ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, नाम था डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। और इस डॉक्यूमेंट्री में जो खुलासे हुए हैं वो आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। आपको समझ आएगा कि पीएम मोदी क्यों डेमोग्राफिक मिशन को लेकर इतने गंभीर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में यह खुलासा हुआ है कि जिस तरह से देश की डेमोग्राफी बदल रही है, अगले 120 साल में देश में हिंदुओं की आबादी घटकर मात्र 67% रह जाएगी। डेमोग्राफिक चेंज का अलर्ट कॉल अगर सियासी शातिरपने में इग्नोर कर दिया गया तो क्या होगा? इसका इशारा कुछ दिन पहले TISS के प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ने किया है। इसमें कई अहम फैक्ट्स सामने आए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में जो बताया गया है उसके मुताबिक देश की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो अगले 120 साल में देश में हिंदुओं की आबादी घटकर 67% रह जाएगी। दावा यह भी है कि कश्मीर से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, झारखंड से लेकर असम तक कई राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों को लेकर भी ऐसा ही दावा इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है। डेमोग्राफी चेंज की वजहों में एक बड़ी वजह अवैध घुसपैठ को भी बताया गया है। डेमोग्राफिक बदलाव सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कितना गंभीर हो सकता है, इसकी एक बानगी है राजस्थान में मेहराज, चीता और कठास समुदायों वाले कुछ गांव। इन गांवों में बदली डेमोग्राफी ने स्थानीय लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक
पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। राजस्थान के इन गांवों में कभी दीपावली के दिए और ईद की नमाज एक साथ चमकते थे, जहां होली की रंग और रमजान की दुआ एक ही चौपाल में मिलते थे। लेकिन आज इन रंगों में साया है डर का, दबाव का और कट्टरता। इन गांवों में धीरे धीरे बदली डेमोग्राफी ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बदलाव ने गांव में सदियों से रहने वाले मेहरात, चीता और कठात समुदाय की पहचान और अस्मिता को ही खतरे में डाल दिया है। इतना वहाँ प्रेशर आ गया कि साहब मौलवी बैठ के घर में बच्चे को बिगाड़ के ऐसी हालत खराब कर दी जो साहब पूछो मत। पूरा ये मेरे गांव में भी नहीं है, पूरे मंगरे में है। ये गांव में बोलते हैं कि ना राजपूती मत पहनो और लहंगा जंपर पहनो। अच्छा, क्यों? पता नहीं, उनकी सोच होगी। अच्छा, तो आपको हिंदू धर्म नहीं अपनाने के लिए भी प्रेशर आता है कि कई बार कि पूजा मत करो? आते हैं ना कि ये झंडा मत लगाओ, आप ऐसे मत बोलो, या कुछ मतलब हिंदू धर्म मत करो। फिर क्या करें? पता नहीं, वे कि मुसलमान की चाले चलो और वो बोलो, या मतलब अल्लाह बोलो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। चीता समाज के बाड़िया गांव में हाल ही में रोशन चीता के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्हें दफनाने का दबाव बनाया गया। तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस तक को बुलाना पड़ा। जब आपके पिताजी का दाह संस्कार आप करना चाहते थे तो क्या दिक्कतें आपके सामने उस दौरान आई? सर, मैं सबके आ रहा जा रहा था, परिवार वालों के आ रहा जा रहा, तो परिवार वालों मेरे पिताजी के दाह संस्कार में क्यों नहीं आए थे? मैंने क्या गलत करा? यही क्यों नहीं आए वो आपके पिताजी के दाह संस्कार में? क्या चाहते थे वो? मैंने दाह संस्कार करा, इसलिए। वो क्या चाहते थे? दाह संस्कार की जगह क्या होना चाहिए? वो मिट्टी दाह को गाड़े दाह संस्कार नहीं करके दफनाए। हाँ, ये चाह रहे थे परिवार वाले। दिक्कत तो यही है कि भाई थे वो काम मत करो, गढ़ भागा काम करो, बड़ो मती। और परिवार वाला पहले आता अब नहीं आया। क्यों वो क्यों नहीं आते? अब नहीं आया भाई, माँ के साथ में चलो गड्ढो तो चले, आप खुद में भी आऊँ। अच्छा, मतलब इस्लाम को मानो? हाँ मानो, तो तेरे तो साथ में मैं नहीं आऊंगा। यान बोले तो ये दबाव डाल यान करे तो मैं तो अलग ही सही है ना परिवार वाला। तो आप तो हिंदू रहना चाहते हो, लेकिन परिवार वाले और आपके गांव के लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम को अपनाओ? हाँ, वो तो ही है। और मैं तो परंपरा ही है, हिंदू है। आज थोड़ी मनी आ गई, बाप दादा भी हिंदू ही है। कई लोग हैं जो सब 3 नियम से ऊपर चढ़ गए, जो इस्लाम की तरफ और ज्यादा जा रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा, वो उनका निजी प्रॉब्लम है। बाकी हम तो है तो ठाकर, जैसे हमें गाजी ठाकर के वंशज हूँ, तो ठाकर है हम, तो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। और फिर पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, तो मतलब मुसलमानों का तो कोई चांस ही नहीं है कि अगर हम ये होते तो मैं पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी से नहीं लड़ता, अगर मुसलमान होता तो, अगर बनना चाहता तो। मुसलमान कैसे हो गए? जब वो मुसलमान होते तो फिर रावत राजपूत कैसे लगा सकते? हिंदू तो हम वैसे ही है, सर्वोपरि तो हिंदू ही है। मुसलमान तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान है ही नहीं। पहली चीज तो ये है, मुसलमान है कहाँ? शेख सैयद और मुगल पठान 4 ही जाते हैं मुसलमानों की, और वो चारों यहाँ की नहीं है। हमारे तो भारत में तो मुसलमान है ही नहीं। पहली बात तो ये। बाहर से आए कट्टरपंथी मौलवियों ने धीरे धीरे धर्मांतरण का खेल खेला। मेहरात, चीता और काठास समुदाय से जुड़े लोग बताते हैं कि मोटे तौर पर उनके समुदाय की 70% आबादी मुस्लिम बन चुकी है, जबकि बाकी बचे 30% हिंदू अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में जो राजस्थान का मध्य भाग है, वहाँ पर ये समाज रहता है, चीता, मेरात, काठात समाज, और इसी के साथ लगा हुआ इनका सहोदर समाज है रावत राजपूत समाज। तो प्रारंभ में क्योंकि जिस प्रकार की देश की काल की परिस्थिति थी, तो उस समय मजबूरन इन्होंने कुछ बातें इस्लाम की बताई, मान ली। लेकिन काल क्रम के अनुसार और काल क्रम से ये कभी भी अंतरात्मा से इसको स्वीकार नहीं किया कि हम मुसलमान हैं। क्योंकि आप जब इस क्षेत्र में जाएंगे तो इसी समाज के जितने जो हैं वो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे, अलग अलग देवी देवताओं के प्रतिष्ठान मिलेंगे, और जोरदार बात है उनके पुजारी भी वही हैं। देश की आज़ादी के बाद में इनको लगा कि हमारे साथ न्याय होगा,
लेकिन कुछ तो हिंदू समाज की परिस्थिति और कुछ सरकार का इस प्रकार का इनसे दूरी का, ताकि ये लोग बाग वापस व्यवस्थित नहीं हो पाए। दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात के अपने तर्क हैं। वो मेहराज, चीता और कठार समुदाय को मुस्लिम ही बता रहे हैं। लोगों के आरोपों का जवाब देते वो इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू धर्म माने तो माने, वो उसकी आस्था का मामला है। धर्म वैसे भी व्यक्तिगत चॉइस है कि कोई क्या माने, और ये जो कि भाई हम ये संस्कार मानेंगे या पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे या अंतिम संस्कार करेंगे, तो इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट हमारे यहाँ तो हुआ नहीं। अब पारिवारिक कोई छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा फसाद हुआ, जो ये हिंदू रीति रिवाज अपनाते हैं वो अपनाते हैं। अब उसके बाद अगर कोई ये कहे कि साहब हम हिंदू धर्म मानने लग गए, हमारा तो मायरा ही नहीं पहनाया जाता है या हमारे कोई आता जाता नहीं है, तो उसमें तो अब उसका तो हमारे पास क्या चारा है। ये केवल एक चौंचलेबाजी है या अफवाह है या यूं समझ लो बदनाम करने का वो है। कोई नहीं कहता है तो आप तुरंत जाकर रिपोर्ट करो ना। बदलती डेमोग्राफी की सबसे चिंताजनक तस्वीरें देश के सीमावर्ती इलाकों में ही हैं। इसमें पूरब में असम, पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में राजस्थान, मध्य में यूपी, बिहार तक शामिल हैं। 1951 में उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी 85% से ज्यादा थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 79.73% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 14% थी, जो 2011 में 5% बढ़कर 19.26% रही। इसी तरह 1951 में असम में हिंदू आबादी 73% से ज्यादा थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 61.46% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में असम के भीतर 24.56% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.22% हो गई। यानी इसमें करीब 10% का उछाल आया। अब पश्चिम बंगाल का हाल देखिए। यहां 1951 में हिंदू आबादी 79.85% थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 70.54% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 19.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं, उसको क्यों गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसे आपको और विस्तार से समझाते हैं। दरअसल डेमोग्राफी में बदलाव का मतलब है किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। डेमोग्राफी परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC पीएम ने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78.06% हो गई है। इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट प्यू रिसर्च ने दी थी। प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी, जबकि इस
इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। डेमोग्राफिक चेंज की चुनौतियों और खतरे की बात जब भी होती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले विपक्ष और उसके इकोसिस्टम के कान खड़े हो जाते हैं। इसे सीधे भारतीय मुसलमानों से जोड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज वाला राग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व वाली राजनीतिक लाइन को गाढ़ा करने के लिए छेड़ा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुसपैठिए और उनकी देश के चुनावी सिस्टम से लेकर सरकारी योजनाओं तक में बढ़ता दखल कोई आम बात है क्या इसे इग्नोर किया जा सकता है? क्या हम इंतजार करेंगे कि देश के भीतर भारतीयों के वजूद पर ही संकट खड़ा हो जाए? आप देख लीजिए ना कि यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जल, जंगल, जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो सिर्फ 10 साल की डेडलाइन की बात कर रहे हैं। योगी सार्वजनिक मंच से मुद्दा उठा चुके हैं। ममता बनर्जी जब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं थी तब उनकी जुबान भी ऐसी ही थी जो आज मोदी कह रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी घुसपैठियों पर एक्शन के नाम पर चुप्पी साध लेती। क्यों? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बजते अलार्म पर विपक्षी चुप्पी ठीक है क्या? डेमोग्राफी में एक खास पैटर्न में बदलाव अलार्मिंग है। खासकर इतिहास के अनुभवों से उसे याद रखना जरूरी है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि कुछ राजनीतिक दल देश में घुसपैठिया संकट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते? लोगों को समझना होगा कि घुसपैठियों की समस्या कैसे देश की समस्या बन चुकी है। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए थे। इस साल जुलाई तक 3536 लोगों को बीएसएफ ने बिना दस्तावेज के पकड़ा है। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग पकड़े गए थे। इस जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर देश के भीतर घुसपैठिए हैं और हर जगह फैले हुए हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक, तो क्या खोज के उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए? यही वजह है कि पीएम मोदी ने साफ कहा कि कोई भी अपने देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। तो भारत क्यों करेगा भाई? खासकर तब जब यह बात कई प्लेटफॉर्म से सामने आ गई हो कि घुसपैठिए फर्जी आधार से लेकर वोटर आई कार्ड के जरिए देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। मजहबी लाइन पर बकायदा ऐसे फर्जी बल्क वोटर्स को इस्तेमाल करने तक की खबरें और आरोप दोनों सामने आते हैं। यह बात मैं आपको बता दूं कि घुसपैठियों और तेजी से बदलती डेमोग्राफी की समस्या बीते 1, 2 या 10 साल की नहीं है। यह कई दशकों पहले की है। आरोप लगता है कि बीते कई दशकों में पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में ऐसे डेमोग्राफिक बदलावों पर तब की सरकारों ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि आगे चलकर इन घुसपैठियों को एक बड़े वोट बैंक में बदल लिया गया। लेकिन यह बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी ने यह ठान लिया है कि घुसपैठियों पर हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू होगा तो इसका रास्ता क्या? लोग तो यह बात भी कहने लगे इसका एक रास्ता तो एनआरसी से होकर जाता है। पीएम मोदी डेमोग्राफिक बदलाव से होने वाले खतरे भी गिना चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा देश की सुरक्षा और अखंडता को है। विपक्ष के इस मुद्दे पर अपनी वोट बैंक की राजनीति है और कुछ लोगों के लिए उम्मा वाली लाइन। लेकिन सच कड़वा है। घुसपैठियों के उस कड़वे कट्टरपंथी सच को दुनिया के कई देश भुगत रहे हैं। कुछ ने तो कड़ा रुख अपना भी लिया है। रही बात भारत की तो मोदी प्रण ले चुके हैं और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना उन्हें आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।